नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 5 जो होगा भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास 1857 के बाद। हम देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि जो 1857 की क्रांति के समय से पहले जो लास्ट अधिनियम आया था वो 1853 में आया था, जिसके बाद जो ब्रिटिश जो क्राउन था वो डायरेक्ट रूल करने आया था। उसके पास एक अच्छा बहाना भी था, जो बहाना था कि आप लोग जो सिपाही म्यूटिनी का उन्हें नाम दिया था। उन्होंने कहा था जो सिपाहियों द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसे आप मतलब नहीं कर पाए, आपके वजह से सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसे इंडियन ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से वीर सावरकर जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अपना हमारा पहला जो क्राउन के बाद जो पहला रूल जो लेके आए वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब जो देश में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसे खत्म कर दिया गया और अब एक वाइस रॉय बनाया गया। अब इस वाइस रॉय का मतलब समझते हैं। वाइस का मतलब होता है साथी और रॉय का मतलब होता है रॉयल। तो अब जो रॉय का मतलब रॉयल जो क्राउन का जो साथी होता है वो वाइस रॉय बनाया गया। और देश के पहले जो वाइस रॉय बने वो बने थे लॉर्ड केनी, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो बने थे लॉर्ड केनी। तो ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं दोस्तों जो पूछे जाते हैं। लॉर्ड केनी देश के पहले वाइस रॉय थे। अच्छा, वाइस रॉय के साथ साथ इसमें 15 सदस्यीय एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो मुगल सम्राट थे, जो लास्ट मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें प्रथम जो हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जो पहला, उसमें उनको रंगून भेज दिया गया था और वहां उनकी डेथ हो गई थी। तो मुगल सम्राट का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब डायरेक्ट जो क्राउन था वो रूल कर रहा था। अगला था एक महत्वपूर्ण पद सृजित किया गया, एक महत्वपूर्ण पद नया बनाया गया, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अर्थात ये एक ऐसा इंसान होता था जो ब्रिटेन की संसद के लिए उत्तरदायी होता था। अर्थात वो भारत के सारी जितने भी हमारी चीजें थी, जितने भी अधिकार क्षेत्र थे, उस पे वो रूल वाइसरॉय जो रूल बनाते थे उनको रिपोर्ट करता था सीधे ब्रिटिश संसद में। तो जो इसी समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे और जो वाइसरॉय होते थे ये बहुत प्रभावशाली माने जाते थे दोनों। जो आगे आने वाले जो एक्ट हैं उनमें तो दोनों के नाम तक हैं, जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले जो मिंटो हैं उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे और मॉर्ले जो थे वो वाइसरॉय थे। तो अर्थात दोनों की आपसी रजामंदी बहुत जरूरी होती थी किसी भी रूल को पास करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसमें अब जो गवर्नर थे उनको अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस लाने की जो वो थी वो मिल चुकी थी, छूट मिल चुकी थी। अब वो 6 महीने के लिए कोई भी रूल बना सकते थे। जो आज भी हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ पास होता है वो है ऑर्डिनेंस रूल, या हमारे जो राज्य होते हैं उनमें हमारे गवर्नर साहब अभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और दोस्तों इस समय देश में जो वाइसरॉय थे वो अलग अलग जो भी उनके प्रोविंस थे उनमें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको अपॉइंट कर सकते थे। अच्छा, अगला है इस समय परिषद का कुछ विस्तार किया गया और इसमें कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी रखने की कुछ बात की गई थी। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 था ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। मैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तब हम वहां पर बात करेंगे कि यहाँ पर मैं अगर अभी सूक्ष्म तरीके से बताऊं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जहां पर लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से वोट डाले जाते हैं या सिलेक्ट किया जाता है। अगला है अब यहाँ पर जो बजट बनता था, जो बजट देश के लिए बनाया था, उस बजट पर अब चर्चा बहस होना स्टार्ट हो चुका था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1873 का एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था। उस अधिनियम के हिसाब से अभी तक अगर आप लोग देखो तो औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते थे इन बोर्ड में अभी भी जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके लोग हुआ करते थे। तो अब औपचारिक तौर पर 1873 में एक अधिनियम लाया गया
उस अधिनियम के 1 जनवरी 1884 को यह औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की चीजें, जो कंपनी थी, वो समाप्त हो चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद हम जो आगे बात करेंगे वो करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिन्हें हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। उसके बाद हम आगे अपना उसको बात करेंगे। चलिए दोस्तों इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने हमारे भारत में ऐतिहासिक तौर पर जो धार्मिक जो हमारे बीच में, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत बढ़ चढ़कर सामने देखने को मिली थी। और मुस्लिम्स का एक रूल, ब्रिटिशर्स का एक रूल होता है, वो रूल हम सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम इनको आपस में इनको डिवाइड करेंगे। तो इसी बीच इतिहास में कुछ और भी चल रहा था, जिसे मैं इतिहास के लेक्चरों में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें बंगाल का पार्टीशन वगैरह चल रहा था। तो मुस्लिम्स, इस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 में। तो इस समय देश में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया, उसमें जो आखिरी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा वो रहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इसमें मॉर्ले और मिंटो जो थे, उसमें लॉर्ड मिंटो जो थे वो देश के वाइसरॉय थे और मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इन्होंने मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दिया, अर्थात स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे एरिया जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे उस एरिया में सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही उस लोग वोट कर पाएंगे और मतदाता उसे वोट नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसीलिए दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसके बाद जो इस काउंसिल में जो और इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट में जो बातें की गई वो ये था कि जो मेंबर थे वो मेंबर अब बढ़ा दिए गए। वो जो मेंबर 16-17 मेंबर थे वो 60 मेंबर हो गए और अब इसमें से कुछ भारतीय मेंबर भी होने लगे। और जो सबसे पहले एक मेंबर बने थे हमारे उसमें वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य थे। अर्थात जो वाइसरॉय की जो परिषद हुआ करती, जो काउंसिल होती थी, उसके पहले जो भारतीय सदस्य थे वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये विधि जो वो बना था, विधि वाला आयोग, उसके सदस्य हुआ करते थे। अच्छा, अगला दोस्तों इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे और मॉन्टेस्क्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 1919 में देश के हाथ काफी बदल चुके थे। देश में आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी, तो उसमें फूट डालने के लिए और एक कदम आगे जाके जो सिखों को और जो ईसाई थे और भी जो अन्य धर्म के लोगों थे उन्हें भी रिजर्वेशन देने का काम इस एक्ट द्वारा किया गया। और इसके बाद इसकी अच्छी चीजें, कुछ बहुत अच्छी चीजें थी, जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसे हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा जैसे आज हमारे देश में है, तो उस समय हमारे देश में एक राज्य परिषद बनाई गई जिसे आज हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, दूसरा केंद्रीय विधानसभा जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। इनको हम जो इनके जो सदस्य हुआ करते थे वो मिक्स होते थे, अर्थात नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, अर्थात जिन्हें कुछ लोग ऐसे होते थे जो डायरेक्ट चुन के आते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो इनडायरेक्टली चुन के आते थे। जिसमें जो डायरेक्ट चुन के आते थे, जो राज्य परिषद हुआ करती थी, उसमें 60 मेंबर हुआ करते थे। 60 में से 34 मेंबर जो थे वो इलेक्ट होके आते थे और जो 16 जो मेंबर थे, 26 मेंबर जो थे वो इनडायरेक्ट उससे आते थे। अच्छा, अगला है केंद्रीय विधानसभा जो हमारी थी, उसमें 144 सीटें थी। 144 में से 104 सीटें जो थी वो निर्वाचित सीटें हुआ करती थी और बाकी की सीटें हमारी 19 सीटें हुआ करती थी। जो राज्य हमारी परिषद थी उसका जो टेन्योर हुआ करता 5 साल और जो हमारा केंद्रीय विधानसभा होती थी उसका टेन्योर 3 साल हुआ करता था। और इस समय देश में जो रिप्रेजेंटेशन था वो काफी बढ़ रहा था। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि उसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो आज हम सिविल सेवा या जो भी हम अपने स्टेट लेवल पे जो सुविधाएं लेते हैं, वो 1926 में ली कमेटी एक बनी थी। ली कमेटी ने 1923-24 में देश में लोक सेवा आयोग गठन के बारे में बात की थी, तो 1926 में उनकी बात को मान लिया गया कमेटी को और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला है इस जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे, अर्थात इंडियन जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 था। इसमें सबसे पहली बार जो बजट था, जो देश का पूरा एक बजट था, उस बजट को अब सेपरेट कर दिया गया, अर्थात राज्य अपना बजट खुद बनाते थे और स्टेट जो सेंटर था वो अपना बजट खुद बनाता था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और थी कि इसमें एक नई चीज स्टार्ट की गई जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट लिस्ट और सेंटर वाइज लिस्ट, अर्थात कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर स्टेट रूल बनाता था, कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पर सेंटर रूल बनाता था।
और जो मेंबर्स थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, एक कमेटी बनाई गई जो इन सारे कामों को 10 साल के लिए बहुत ऑब्जर्व करती थी और 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट देती थी। तो आपने साइमन कमीशन का नाम सुना होगा। साइमन कमीशन इसी उसमें बनी हुई कमीशन थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी बाद में। अगला है पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था वो इसी एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो इसके बाद हम आगे, मेरी समझ में आपको सारे फैक्ट इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारे फैक्ट जो एग्जाम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें काउंसिल एक्ट दोनों 1909 और 1919 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होता है या कहीं पर मैंने कोई चीज, अगर आपको लगता है कि कहीं पर डाउटफुल चीज बता दी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रह सकते हैं। इसके बाद वाले में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेपरेट लेक्चर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद हम उसमें बात करेंगे, तो मैं एक सेपरेट लेक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।